हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉजेट। मेरा नाम है मोहित पंत। हम आरआरबी जेई की CBT 2 की लेक्चर सीरीज कर रहे थे। इसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, बेसिक इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, चलिए उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, करंट फ्लोज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ करंट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ये दोस्तों सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं। What is the total flux in a sphere of radius 10 meter enclosed or charge 1000 कूलम। एक स्फेयर है मेरे पास जिसका कि रेडियस आपको दिया है 10 मीटर का, और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस के ऊपर पूरा। ठीक है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, और ये चार्ज कितना है 1000 कूलम का। तो हमें पता लगाना है कि इससे टोटल फ्लक्स जो बाहर निकल रहा होगा, टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स, वो कितना होगा। तो जो टोटल नेट फ्लक्स होता है वो होता है 1 ε0 इंटू टोटल नेट चार्ज, इंटू टोटल नेट चार्ज। तो जो ये हो जाएगा, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12 इंटू नेट चार्ज कितना होता है हमारा 1000 दिया है हमें, 1000 दिया है। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया, ये ऊपर जाएगा 10⁻3, ये जाएगा 1000 इंटू 10⁻12 अपॉन 8.854। तो इतना हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। लेकिन यहाँ उन्होंने आंसर कोई ऑप्शन से मैच करने वाला नहीं दिया है, तो इसके ऑप्शन जो है गड़बड़ है। इसके सारे ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। दीज ऑल आर ऑप्शन रॉन्ग्स। ठीक है, क्योंकि कुछ मैच नहीं खाएगा इसमें से। तो जो सही आंसर, वो फॉर्मूला क्या है, वो ये है, और आंसर मेरा आ जाएगा सॉल्व करके। तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन सारे क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो किसके वजह से होती है, वो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। प्रोटॉन से हो नहीं सकती, न्यूट्रॉन करंट फ्लो नहीं कराते, बाउंड इलेक्ट्रॉन एटम से बंधे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, यही करंट फ्लो कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें मैचिंग करवाना है। पहला है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किससे मैच होगा, वोल्टेज करंट का रिलेशन बताता है। तो मैंने लिखा ABCD, ये 1 2 3 है। तो ओम्स लॉ का रिलेशन किससे होगा, वोल्ट करंट से, तो 3 हो गया। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहाँ लगता है, जनरेटर में लगता है। जनरेटर जब घूमता है तो वहां पे लगाते हैं रिलेशन निकालने के लिए। तो ये 2 हो गया। सी ऑल्टरनेटर क्या होता है, एज जनरेटर होता है, 4 हो गया। डी कुलाम्स लॉ किसमें लगता है, कैपेसिटर में लगता है। थोड़ा 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर मेरा डी क्या हो गया, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। कंडक्शन विल नॉट अकर व्हेन बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर। देखो जब बॉडी सेम टेम्परेचर में होती है तो दोनों बॉडी के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और दोनों बॉडी के बीच में कोई भी हीट फ्लो नहीं होती। यहाँ पे ये हीट का कॉन्सेप्ट है। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस जीरो है तो कोई भी हीट बॉडी से फ्लो नहीं होगी। अगर ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है और ये भी 20 डिग्री सेल्सियस पे है तो दोनों में कोई हीट फ्लो नहीं होगी। ऑप्शन नंबर इज राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है, इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन टाइम ऑफ मेटल इज दिस। ऑफ मेटल ए, हमें मेटल ए का रिलैक्सेशन टाइम दिया है, कितना दिया है 2.7 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड। और मेटल बी का हमें रिलैक्सेशन टाइम दिया है, कितना दिया है 1.35 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, ठीक है, तो टकराने से पहले वो कितना मूव करता है किसी कंडक्टर में, कोलिजन से पहले के टाइम को हम क्या बोलते हैं, मतलब जितनी देर के लिए मूव कर रहा है, या कोलिजन से पहले जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन उतना क्या करेगा, फ्लो, और करंट उतनी ज्यादा फ्लो करेगी। तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, ये जो रेजिस्टिविटी होती है, जो रेजिस्टिविटी होती है रो, उसका रिलैक्सेशन टाइम से इनवर्स रिलेशन होता है। तो हम बोल सकते हैं रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। रेजिस्टिविटी का रिलैक्सेशन टाइम से इनवर्स रिलेशन होता है। जिसका रिलैक्सेशन टाइम सबसे ज्यादा होगा उतनी देर के लिए करंट फ्लो करेगी और रेजिस्टिविटी उतनी कम रहेगी। तो हमें इनका रिलेशन निकालना है, किसका निकालना है, B/A निकालना है। तो रेजिस्टिविटी जो B होगी वो इनवर्स प्रोपोर्शन किसकी होगी, टाइम TB के। और जो रो ए होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके होगा, टाउ ए के। इन दो को डिवाइड कर लेते हैं। तो रो बी अपॉन रो ए, रेजिस्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन टाउ बी
अपॉन 1 अपॉन टाउ ए। टाउ ए चला गया ऊपर, टाउ बी नीचे आ गया, तो कितना हो गया टाउ ए अपॉन टाउ बी। टाउ ए कितना है मेरे पास 2.7 इंटू 10⁻⁻4। टाउ बी कितना है 1.35 इंटू 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 10 कैंसिल हो गया, ये से कट गया 2, तो इसका आंसर कितना आ गया रो बी अपॉन रो ए हमारा आ गया 2:1 या 2/1। तो सही आंसर हो गया 2 हो गया, या हम इसको 2 बोल सकते हैं सिंपली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स पर यूनिट वैल्यू। देखो पर पीयू फॉर्म होता है, इसको हम पढ़ते हैं। पीयू वैल्यू क्या होती है एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। क्या होती है एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। जैसे हम जब ये जेड पीयू बोलते हैं ना, जेड बोलते हैं जेड पीयू, तो जेड पीयू क्या होता है जेड एक्चुअल में अपॉन जेड की बेस वैल्यू बोलते हैं। इसका रेफरेंस मैं इसका यूज हमारे पावर सिस्टम में बहुत करते हैं और ट्रांसफॉर्मर्स में यूज करते हैं। जब हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड करते हैं या प्राइमरी से सेकेंडरी करते हैं, तो जो मेरे इम्पिडेंस है इनकी वैल्यू क्या हो जाती है चेंज, है ना। ठीक है, तो वो चेंज ना हो, एक ही वैल्यू रहे, उसके लिए हम पर यूनिट सिस्टम का यूज करते हैं। तो पावर सिस्टम में जब हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं तो उसका बहुत यूज किया जाता है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है एक्चुअल वैल्यू अपॉन और टू द बेस वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेम वॉट। जूल पर सेकेंड, ये हो गया वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम क्या होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये भी पावर होती है, तो इसकी यूनिट क्या है वॉट, ये ठीक है। एम्पेयर स्क्वायर आई स्क्वायर आर वॉट, ये भी ठीक है। वी स्क्वायर अपॉन ओम, ये भी ठीक है। एम्पेयर अपॉन वोल्ट, एम्पेयर अपॉन वोल्ट क्या होता है ओम होता है। क्या होता है ओम होता है, ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, तो इसकी वॉट नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर डी रहा है। हमें ये पता लगाना है किसकी वॉट नहीं है, तो लास्ट वाला ओम बताता है, वोल्ट अपॉन ये वी अपॉन आई ओम यूनिट होती है, तो उसका आंसर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं 153। थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं एम एल टी, सही आंसर है 7 बेस। वैसे जो जो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है 7 होती है। क्या होती है 7, कौन कौन सी होती है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है 1 2 3 4 5, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस, क्या होती है ल्यूमिनस हो गई, और हमारा दूसरा क्या हो गया करंट होगी। लास्ट हमारी क्या होती है करंट होती है। क्या होती है करंट। तो एम एल टी ये हमारे इसके सारे क्या क्या हो गए फॉर्म हो गए। ठीक है, तो एम एल टी टेम्परेचर, ये सब 7 क्वांटिटीज होती हैं, 7 बेसिक क्वांटिटीज होती हैं। उसमें से हमसे पूछा कौन कौन सी, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 154 1 मेगा ओम कितना होता है, बहुत सिंपल है, 1 मेगा मतलब 10⁶, तो 10⁶ ओम हो गया। अगर किलो बोलेगा 10⁻3। ठीक है, फिर ऐसा हमारा बढ़ते रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं। 10 रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल दैट टोटल रेजिस्टेंस विल बी। देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। जैसे कि मेरे पास रेजिस्टेंस है आर 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 और अप टू n टाइम्स तक है। ठीक है, कितने हैं n टाइम्स तक है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, सो सारे आर हैं। और कितने हैं n है, कितने हैं n है। तो जो आर इक्वलेंट आएगा वो आता है r बाय n। कितना आता है r बाय n आता है। तो r कितना है मेरे पास 10 ओम, और नंबर कितने मेरे पास रजिस्टर 10 रजिस्टर्स है, तो 10/10 कितना हो गया 1 ओम हो गया। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 1 ओम। एक्सेसिव न्यूट्रल करंट इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव न्यूट्रल न्यूट्रल करंट क्या होती है, हमारा जो 3 फेज सिस्टम होता है या फिर कोई भी ऐसी चीज होती है उसमें एक न्यूट्रल वायर होती है। क्या होती है न्यूट्रल वायर होती है। ठीक है, तो न्यूट्रल वायर क्या होती है, एक ऐसी वायर होती है जिसमें कभी अगर लोड इम्बैलेंस्ड हुआ, अगर लोड क्या हुआ इम्बैलेंस्ड हुआ, तो जो एक्सेसिव करंट है वो इसके अंदर से फ्लो होना क्या हो जाती है शुरू हो जाती है। जब सिस्टम बैलेंस्ड है, अगर सिस्टम में बैलेंस है कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब तीनों लाइन में फॉल्ट, मतलब तीनों लाइन में लोड बराबर है, तो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, करंट क्या हो जाएगी जीरो होती है। लेकिन किसी किसी लोड किसी एक फेज में ज्यादा लोड हो गया, तो यहाँ जो एक्सेसिव करंट होती है वो यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो जो न्यूट्रल करंट का फ्लो होना मतलब है तुम्हारा 3 फेज सिस्टम अनबैलेंस हो रहा है। ऐसा कब होता है, जब आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट क्या होता है, जब कोई भी चार्ज स्टैटिक चार्ज इंड्यूस होते हैं किसी एक फेज में, तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा करंट फ्लो करती है, उसको हम क्या बोलते हैं न्यूट्रल करंट। बहुत ज्यादा करंट होती है, तो उसका सही आंसर क्या हो गया
इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 57 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ओम्स लॉ क्या कहता है, V जो है प्रोपोर्शनल किसके होता है, I की प्रोपोर्शनल होता है, या हम बोल सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू V, या हम बोल सकते हैं V अपॉन I का रेशियो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये तीनों डेफिनेशन मेरी सही है, तो इनमें सबसे कौन सी पूछी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी क्या यूनिट होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर होती है। रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, तो यूनिट इज ओम मीटर। कहीं कहीं बुकों में ओम पर मीटर, कहीं कहीं आप देखोगे ओम पर मीटर, तो ये नहीं होती, ध्यान देना, ओम मीटर होती है, ओम इंटू मीटर होती है। और जो कंडक्टिविटी होती है वो इसका उल्टा होता है, कंडक्टिविटी होती है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, तो इसका हो जाता है ओम मीटर। इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा, ओम का उल्टा क्या होता है, मोहो। क्या होता है, मोहो पर मीटर। तो कंडक्टिविटी की होती है मोहो पर मीटर, क्या होती है, मोहो पर मीटर। बट रेजिस्टिविटी क्या होती है, ओम पर मीटर। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है 159। 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज हाउ मच। देखो 1 किलोवाट एनर्जी, उसको 1 यूनिट भी बोलते हैं, 1 kWh, ये हमारी यूनिट का, ये एक 1 यूनिट भी कहा जाता है पावर में, इसको एनर्जी में 1 यूनिट कंजप्शन भी बोलते हैं इसको। तो ये होता है 3.6 इंटू 10 से पावर 6 जूल होता है, देखा जाए तो जूल में तो कोई मैच नहीं खा रहा, वॉट तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसको हम कैलोरी में चेंज करते हैं। 1 कैलोरी कितना होता है, 4.186 जूल होता है। तो एक जूल को कैलोरी में चेंज करूंगा तो मुझे उसको वन मतलब चेंज करने के लिए 1.486 उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, इसको 3.6 इंटू 10⁶ को मैं डिवाइड कर दूं 4.186 से, तो ये कैलोरी में आ जाएगा। तो उसका जो नियरली आंसर आता है वो 460 किलो कैलोरी आता है। तो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 860 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो गया, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। द मटीरियल टू बी यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, ये एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होना चाहिए, और इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट कांस्टेंट होना चाहिए ऑलमोस्ट। जो इसका अल्फा है वो ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं आरटीसी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट। रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट हमें क्या बताता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा। तो किसी भी एक अच्छे रेजिस्टर के लिए टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस में कम से कम चेंज आना चाहिए, तो बहुत अच्छा माना जाएगा। क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो अल्फा ऑलमोस्ट क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट तो नहीं होता बट लो रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, लो रहना चाहिए, इट शुड बी लो होना चाहिए। ठीक है, तो उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। ठीक है, और अल्फा जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमारे हमेशा लो होना चाहिए, जितना लो होगा उतना अच्छा होगा। बेसिकली एलॉयस का होता है, किसका होता है, एलॉयस का होता है। एलॉयस का जो अल्फा है वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, बहुत लो रहता है। ठीक है, और वो अच्छे भी लिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 161 बायोट सेवर्ट लॉ इज अ जनरल मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट। बायोट सेवर्ट लॉ एम्पियर्स लॉ का मॉडिफिकेशन है। बायोट सेवर्ट लॉ क्या होता है, dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा होता है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये होता है। ठीक है, और एम्पियर सर्कुलर लॉ होता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो इसी का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म लेते हैं, तो कहीं ना घुमा फिरा के मेरा डीबी फॉर्म जाता है। तो ठीक है, ये इसी का एक मॉडिफिकेशन फॉर्म है एम्पियर लॉ का। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या है, राइट है। ये दोनों फॉर्मूले का यूज हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। जब किसी वायर में करंट फ्लो करती है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 160। वन बोट ट्रेड यूनिट, ये वन बोट ट्रेड यूनिट बोलते हैं, बीओटी फुल फॉर्म है वन बोर्ड ट्रेड यूनिट, बोर्ड, वन बोर्ड ट्रेड यूनिट बोलते हैं। ठीक, बीटीयू भी क्या उसको बीटीयू भी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, 1 यूनिट होता है बिजली का। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू होती है 1 किलोवाट आवर। कितनी होती है, 1 किलोवाट आवर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, तो उसको बोलते हैं 1 वॉट। आगे बढ़ते हैं। टू वायर्स ए एंड बी of same material but length of L and TL and have the radius R and R, the ratio of the specific resistance। देखो जो specific resistance होता है
वो केवल डिपेंड करता है आपके दो ही चीजों पे, रेजिस्टेंस, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो होता है ना, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाय ए। रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है हमारे डायमेंशंस पे, L और एरिया पे, साथ साथ कंपोजिशन में भी डिपेंड करता है। लेकिन जब मैं रेजिस्टिविटी की बात करता हूं, जब मैं रेजिस्टिविटी की बात करता हूं, रो की बात करता हूं, ये सिर्फ दो ही चीज में डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ मटेरियल, आप जो जिससे आपने रेजिस्टेंस बनाया है उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। दूसरा ही डिपेंड करता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि तापमान कितना है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर आपके पास दो वायर है, दोनों कॉपर की हैं, एक लंबी है, एक स्मॉल है, और एक बहुत ही मोटी है, लंबी भी है, ठीक है, एक बहुत बड़ी है, बिग साइज की है, और एक स्मॉल साइज की है, बट दोनों बनी है कॉपर से। दोनों किससे बनी है? कॉपर से बनी है। दोनों के डायमेंशंस अलग है, ठीक है, दोनों डायमेंशंस क्या है? अलग है। तो दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा ये अलग अलग होगा। दोनों का जो रेजिस्टेंस क्या होगा? अलग होगा, बिकॉज इनके डायमेंशन अलग है। लेकिन दोनों की जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी? सेम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों बने सेम मटेरियल के हैं। तो जो रेजिस्टिविटी होती है ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के बने हैं, तो दोनों की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? सेम ही होगा। क्या होगा? सेम होगा। तो रेशियो हो जाएगा 1:1। क्या हो जाएगा? 1:1। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का जो कर्व होता है, वी और आई का ग्राफ जो होता है, इट इज बेसिकली अ लीनियर लाइन। क्या होता है? एक लीनियर लाइन होती है ओम्स लॉ। और जो मटेरियल या जो भी सब्सटेंस इसको फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं हम ओमिक एलिमेंट्स या ओमिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो वी और आई ग्राफ सीधे लीनियर होता है ओम्स लॉ में। आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देखो वही क्वेश्चन दोबारा आ गया कि एक क्वेश्चन आ रखा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। मैंने आपको भी बताया कि ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। जो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर में डिपेंड करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले या रेजिस्टिविटी बोले, दोनों सेम चीज ही होती है, कंफ्यूज मत होना आप। क्वेश्चन है 116। in a circuit 33 ohm resistor carries current of 2 ampere। एक 33 ओम का रजिस्टर है मेरे पास जिसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है? 2 एम्पेयर की। हमें क्या निकालनी है? वोल्टेज निकालनी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, V इज इक्वल टू I इंटू आर, 30 इंटू 2 66 वोल्ट। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। अ बल्ब ड्रॉस 300 मिली एम्पेयर करंट व्हेन द वोल्टेज इज क्रॉस 240, फाइंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमें करंट गिवन है और वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो R इज इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, तो V कितना है? 240 और I कितना है? 300 मिली एम्पेयर, मतलब 10 की पावर माइनस 3। तो 240, इसके इससे 3 जीरो कट गए, क्या बचा? 10 की पावर माइनस 1 बच गया। ये कट गया इससे 80, एक जीरो पर आ गया। इसका आंसर आ गया 800 ओम। 800 ओम, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। इफ द एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम अ सोर्स whose resistance is 1 ohm and load resistance is 100 ohm, then the source is in। देखो ये जो सोर्स कैसा होगा? ये बेसिकली वोल्टेज सोर्स है। क्या होता है? वोल्टेज सोर्स होता है, क्योंकि जो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बहुत स्मॉल होता है। क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है और लोड से बहुत छोटा होता है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल आर होता है वो लोड रेजिस्टेंस से बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है, और सीरीज में लगा होता है। तो देखो लोड रेजिस्टेंस कितना मेरे पास? 100 ओम का है, ठीक है, और इंटरनल कितना दिया मुझे? 1 ओम का, तो बहुत स्मॉल है, तो ये वोल्टेज सोर्स होगा। अगर क्वेश्चन ये होता कि वोल्टेज, सॉरी, जो आपका लोड होता है वो 100 ओम होता, ठीक है, और इंटरनल होता तुम्हारा 1000 ओम या 2000 ओम, तो इसका आंसर होता करंट सोर्स। क्या होता? करंट सोर्स। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल है आरएल से, तो वोल्टेज सोर्स होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? लोड से ज्यादा होगा, तो ये क्या बन जाएगा? मेरा करंट सोर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? करंट सोर्स। ऑप्शन में मेरा बी विल बी राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 169 है, विच पार्टिकल एक्ट्स एज अ करंट कैरियर इन अ मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर में कौन करंट कैरी कराते हैं? बहुत सिंपल है, मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट कराते हैं वो कराते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन कराते हैं? केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन से ही करंट फ्लो करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आयन से फ्लो करती है लिक्विड में,
ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि लिक्विड में किन से करंट फ्लो करती है, इट इज बिकॉज ऑफ आयन, और गैसेस में जो करंट फ्लो करती है वो आयंस और इलेक्ट्रॉन से फ्लो करती है। तो उसका हमसे पूछा है मेटेलिक कंडक्टर में, तो उसका सही आंसर हो गया इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 170। इफ एटम लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म। देखो जब एक एटम है, एक एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, एक एटम न्यूट्रल होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो हम इसको बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं, कैटायन, या इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव आयन। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके अंदर प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन या कैटायन बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स को टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। जैसे आप बात करें सोडियम की, कॉपर की, मैग्नीशियम की, ये सब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्ज रजिस्टर। लार्ज रजिस्टर्स क्या हुआ, जो बहुत बड़े रजिस्टर्स होते हैं ना, उनकी पावर कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो पावर ज्यादा क्या बोलते हैं, सिंथाइज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी रजिस्टर्स है, तो ओम तो अलग चीज है, उसकी हम पावर रेटिंग से बताते हैं इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। तो जो साइज होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर रेटिंग। क्या होता है, पावर रेटिंग में डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का। तो जितना बड़ा, जितनी ज्यादा पावर रेटिंग होगी, साइज उतना क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखो ये 20 वाट है, ये हाफ वाट है, ये 1/4 वाट है, ये 100 वाट है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ज्यादा पावर हाई है, मतलब पावर को ज्यादा कम कंज्यूम कर सकता है, और बड़े बड़े सर्किट में काम कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 172 है, व्हेन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर देन। देखो क्या होता है, जब एसी करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करती है, तो अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है, यहाँ का रिएक्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज बहुत होता है, तो अंडर पार्ट का जो रिएक्टेंस है बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, रिएक्टेंस क्या हो जाता है इसका, हाई, और ऊपर पार्ट का रिएक्टेंस क्या होता है, लो होता है। क्या होता है, लो होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो करंट है, जो एसी करंट है, वो अंदर से नहीं फ्लो पाती। कहाँ फ्लो करती है, सिर्फ सरफेस से फ्लो करती है। क्या करती है, सरफेस से ही फ्लो करती है। मतलब अगर ये कंडक्टर है, करंट सिर्फ इसके ऊपर ऊपर ही पार्ट से फ्लो करती है, अंदर से फ्लो नहीं करती। ठीक है। और जिससे क्या होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा हाई बन जाता है। इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट। स्किन क्या होता है, भारी पार्ट होता है, तो करंट जो है स्किन से फ्लो कर रही है, आउटर पार्ट से फ्लो कर रही है, इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। ठीक है। तो जो करंट होती है सिर्फ ऊपर से फ्लो करती है, अंदर से फ्लो नहीं करती। तो कितने सही ऑप्शन क्या होगा, द पोर्शन ऑफ कंडक्टर नियर द सरफेस इज मोर देन एज कम्पेयर टू द कोर। ऑब्वियसली बात है, सरफेस में जो करंट होगी वो कोर से क्या होती है, ज्यादा होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट बोलते हैं। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका अगर पूछेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, ये बेसिकली होता है स्किन इफेक्ट। क्या होता है, स्किन इफेक्ट बोलते हैं। ये एसी में ही देखने को मिलता है, और इसी की वजह से क्या होता है, एसी सप्लाई में किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डीसी रेजिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा ज्यादा आता है। आप देखोगे कि अगर हम डीसी सप्लाई लगाएं और एसी सप्लाई लगाएं, तो एसी सप्लाई में किसी भी चीज का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो डीसी से क्या आती है, ज्यादा आती है। इसका रीजन मेन कौन है, स्किन इफेक्ट होता है, क्योंकि करंट अंदर से कम फ्लो करती है, बाहर ज्यादा फ्लो करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगर सप्लाई डीसी है तो ऐसा नहीं होता है, सारी करंट बराबर बराबर फ्लो करती है और नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 170 क्वेश्चन है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स इज अफेक्टेड बाय। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेजिस्टिविटी को इफेक्ट करता है। इसमें दो ही फैक्टर है। वैसे हम तीनों ले लेंगे, प्रेशर का उतना नहीं होता बट फिर भी हम कंसिडर कर लेते हैं। तो ये तीनों ठीक है, टेम्परेचर भी ठीक है, प्रेशर भी ठीक है, कंबशन ठीक है। तो उसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन बेसिकली जो मेन होते हैं वो होते हैं टेम्परेचर और कंपोजिशन। ठीक है। ओके देन, आज के लिए इतना ही। आज हमने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो समझाया। साथ ही साथ मैंने आपको बाकी क्वेश्चंस के अंदर जो और क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं उनके कॉन्सेप्ट भी समझाए हैं। आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा, किसी कॉन्सेप्ट में डाउट होगा, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पहले एक्सप्लेन कर दूंगा या बता दूंगा। ठीक है। तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।